हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पार्ट। और अब तक हमने फर्स्ट पार्ट पे जो है देखा था कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो बातें थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आइडियाज़ थे, वो किस तरीके से पूरे यूरोप में फैल गए और किस तरीके से वही जो थी वो क्या नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म की नींव पढ़ते हैं। वो क्या होते हैं, एक तरीके से जो है शुरुआत की होती है कि किस तरीके से पूरे यूरोप में लोग अपने जो है नेशनलिज्म की भावना से ओतप्रोत होने लगते हैं, देश बनाने के बारे में बातें चलने लगती हैं। तो ये सब जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। आगे देखते हैं कि अब आगे और क्या होता है। तो 1804 का टाइम था। एक नेपोलियन बोनापार्ट नाम का भाई साहब थे, वो जो है एंट्री मारते हैं फ्रांस की हिस्ट्री में। और यहाँ भाई साहब की फ़ोटो दी हुई है, एकदम जो है डॉन की तरह से बैठे हुए हैं, देखो, है ना। हालांकि एंट्री इनकी एकदम साउथ इंडियन हीरो की तरह से होती है, मतलब जनता एकदम खुश हो जाती है इनसे, पर बाद में विलेन बन जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो कह रहे हो कि 11 मुल्कों की पुलिस हमको ढूंढ रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। कुछ इस तरीके से जब भोकाल में एकदम बैठे हुए हैं। तो हालांकि जो है नेपोलियन के साथ जो है मिक्स रिएक्शन जनता का होता है। ने पर पहला काम जो नेपोलियन एंट्री मारने के साथ करता है वो क्या होता है, नेपोलियन है डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देता है। अनस्टैब्लिश्ड मोनार्की, मोनार्की फिर से रिस्टोर कर देता है। एंड अगेन बट कैरीड फॉरवर्ड सेवरल ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रिवोल्यूशनरीज। लेकिन रिवोल्यूशनरीज जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने तमाम आइडियाज़ थे दिए थे, है ना, कि फ्रांस में जो है लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगा, ये होगा, इनफ्रेंचाइजमेंट होगा। तो वो सारी बातों को ये भाई साहब जो है अभी भी आगे कैरी कर रहे थे। तो इससे जनता थोड़ा बहुत खुश थी। ठीक है। 1804 में सिविल कोड इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें क्या था, उसके हिसाब से सिविल कोड के हिसाब से स्टॉप्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जन्म के हिसाब से जो फ़ायदा, जो व्यवस्था किसी को मिलती थी, वो सारी व्यवस्था अब क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऐसा कि नोबल की फैमिली में नोबल ही पैदा होगा, वो व्यवस्था एकदम ख़त्म कर दी गई कि अगर तुम जो है नोबल हो तो तुमको जो है जन्म से ही पूरा जो है सारे अधिकार जो है एंजॉय करने को, है ना, सारी फ़ायदे एंजॉय करने का अधिकार है। तो ऐसा अब नहीं है। दूसरी बात, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी फॉर ऑल द पीपल बिफोर दी लॉ, कानून के आगे सबको बराबर घोषित कर दिया कि अब हर इंसान जो है क्या है, कानून के समान इक्वल है ना, सब बराबर वाली व्यवस्था लागू कर दी गई। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, अब फ्रांस में लोग प्रॉपर्टी भी रख सकते थे। मतलब इसके पहले फ्रांस में प्रॉपर्टी रखने का अधिकार किसानों को, पीजेंट्स को नहीं था। बाकी नोबल वगैरह तो प्रॉपर्टी वाले थे ही, पर किसानों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। अब वो राइट टू प्रॉपर्टी उनको भी मिल गई थी। तो इस तरीके से जो है नेपोलियन कोड की कुछ जो है ख़ास बातें अच्छी थी, जो है जो जनता के है हक में थी, जनता को अच्छी भी लगी, जनता पसंद भी करने लगी इसको। The Civil Code of 1804 was extended to the regions of Dutch Republic, Switzerland, Germany and Italy which were under the control of France। यहाँ तक कि सिविल कोड जो 1804 का था, उसको उन जगहों तक भी एक्सटेंड कर दिया गया जो कि फ्रांस के कब्जे में थे। मतलब फ्रांस का वो इलाका अपना पहले से नहीं था, बल्कि फ्रांस ने अब कब्जा किया था। कौन कौन से जो है रीजन थे वो, डच रिपब्लिक का कुछ हिस्सा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, और यानी ये सब जहाँ पे इन इलाकों में जहाँ पे फ्रांस ने अभी नया नया कब्जा किया था, उन जगहों पे भी सिविल कोड एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, वहाँ की जनता जो पहली बार जब लिबर्टी, फ्रीडम, ऐसी सी बातें सुनी, बड़ी बड़ी बातें, तो जनता खुश हो गई कि तो बंदा बड़ा मस्त है ना, बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जनता का एक मिक्स्ड रिएक्शन था। जो नई टेरिटरी वाले लोग थे वो थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन था कि कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर रहे थे, कुछ लोग उसको जो है एक्सेप्ट नहीं भी कर पा रहे थे। भाई साहब ने एक और काम किया, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या हुआ करता था, तो फ्यूडल सिस्टम एक तरीके से द सिस्टम कंसिस्टेड, अब यहाँ पे हमने दिया हुआ है, देख लो ध्यान से। द सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लैंड फॉर रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विसेज इन अ फ्यूडल सिस्टम। अ पीजेंट और वर्कर रिसीव्ड अ पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर सर्विंग लॉर्ड और किंग, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वार। तो एक तरीके का ऐसा सिस्टम था जिसमें जो है जमीन दी जाती थी किसी किसान को, पीजेंट को, किसान को जमीन दी जाती थी। कौन देता था, राजा या कोई नोबल देता था। किस लिए देता था, इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी मिलिट्री सेवाएं जो है राजा को देगा, इसलिए क्या नाम है, उनको ज़मीन दी जाती थी। और उस ज़मीन का कुछ रेंट भी लिया जाता था, ऐसा नहीं खाली जो है ज़मीन दे दी जाती, जाओ मज़े करो, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था इसे फ्यूडल सिस्टम कहा करते थे। ठीक है। अब आ जाते हैं फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम।
जो है किसानों को सर्फडम से ख़त्म कर दिया। अभी सर्फडम क्या है? तो सर्फडम जो था वो एकदम पूरी तरीके से स्लेवरी जैसी व्यवस्था थी। स्लेवरी जैसे स्लेव में क्या हुआ करता था कि कोई परिवार है, वो स्लेव का फैमिली है, तो बाप को कहीं अलग बेच दिया, बेटी को कहीं अलग, बेटे को कहीं अलग, सब बेच देते थे, है ना। लेकिन सर्फडम में एक ऐसी स्लेवरी की व्यवस्था थी जिसमें किसान को उसकी ज़मीन के साथ जोड़ दिया जाता था, है ना। कि जिस ज़मीन पे वो काम कर रहा है, जिस मालिक के यहाँ काम कर रहा है, जब वो ज़मीन बिकेगी तो उसी ज़मीन के साथ वो नौकर भी बिक जाएगा, वो किसान भी बिक जाएगा। वो सर्फ, उसे क्या कहते थे? सर्फ कहते थे लोग। और वो सर्फ भी उसके साथ बिक जाएगा, उसी ज़मीन के साथ वो जुड़ा रहेगा, वो दूसरे मालिक के यहाँ दूसरी मालिक की इच्छा के हिसाब से काम करेगा। तो सर्फडम क्या था? अ कंडीशन इन मिडिवल यूरोप इन विच अ टेनेंट और फार्मर वाज बाउंड टू हेरिडिटरी प्लॉट ऑफ लैंड एंड टू द विल ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। तो ये था सर्फडम। अब आ जाते हैं मैन्योरियल ड्यूज। उसने जो है क्या नाम है भाई साहब ने, अपना नेपोलियन बोनापार्ट ने मैन्योरियल ड्यूज़ भी ख़त्म कर दिए थे। अब ये क्या था? मैन्योरियल ड्यूज़ क्या था? तो मैन्योरियल ड्यूज़ वर दी फीस दैट पीजेंट्स और सर्फ्स और फार्मर्स ओड टू द नोबल्स हु वाज देयर लैंडलॉर्ड। तो एक तरीके की क्या थी? मैन्योरियल ड्यूज़ वो फीस हुआ करती थी जिसको, जब किसी फार्मर को, किसी सर्फ को कोई ज़मीन मिलती थी उस पर खेती करने के लिए, तो उसका रेंट जो होता था उसे मैन्योरियल ड्यू कहते थे। तो वो उनको एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है उनको वो रेंट देना पड़ता था, तो इसे ही क्या कहते थे? मैन्योरियल ड्यूज कहते थे। द लॉर्ड ऑफ मैनोर इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग देम लैंड ऑन विच दे मेड अ लिविंग एसेंशियली चार्ज्ड रेंट। तो इस रेंट को देना ही क्या कहता था, क्या कहलाता था? मैन्योरियल। ये रेंट जो था मैन्योरियल ड्यू कहलाता था, ठीक है। कोई नोबल की फैमिली में कोई सर्फ या कोई किसान जब उसकी फैमिली की ज़मीन को जो है ले लेता था उस पर खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए, तो उसके लिए उसको एक रेंट चार्ज करना पड़ता था, और इसे ही मैनोरियल ड्यूज़ कहते थे, ठीक है। और इसे भी नेपोलियन बोनापार्ट ने ख़त्म कर दिया था। अब मैनोरियल ड्यूज़ भी नहीं देना था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेडर्स वर रिमूव्ड। और जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनकी एक गिल्ड हुआ करती थी। गिल्ड मतलब एसोसिएशन, ठीक है। मतलब कई लोग ग्रुप मिला के जो है अपने एक एसोसिएशन बनाते थे, तो उनके ऊपर कई बार जो है रेस्ट्रिक्शन भी लगता था। राजा लोग जो है क्या करते थे, उसके पहले रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि तुम यहाँ से यहाँ तक सामान नहीं बेच सकते थे, तुम इतना ही बेच सकते हो, तुम इतना ही कर सकते हो। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन था उसको भी उसने क्या किया? ख़त्म कर दिया। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या था? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिफर्स टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग। मतलब व्यापार और जो है उत्पादन करने की जो कंडीशन थी उसके ऊपर जो कुछ रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, अब उसको ये भाई साहब अपना नेपोलियन बोनापार्ट ने ख़त्म कर दिया था। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा काम किया था, जो कि नेपोलियन के काम को जो है लोग पसंद कर रहे थे। लोग नेपोलियन को लोग अच्छा कहने लगे थे कि हाँ नहीं, अच्छा काम कर रहा है। Businessmen and small producers were happy with the standard weight and measurement system and common national currency। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है एक स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था, और साथ साथ में कॉमन नेशनल करेंसी भी उसने जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी जो है बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर काफ़ी इसको पसंद कर रहे थे। क्यों पसंद कर रहे थे? इससे उनको बिजनेस करने में आसानी होती थी। सब जगह एक ही सिस्टम से कोई सामान बेचा जाता था, खरीदा जाता था। करेंसी भी सब जगह एक जैसी चलती थी, तो उनको जो है उनकी रीच ज़्यादा दूर तक हो चुकी थी। मतलब अब धीरे धीरे इनको जो है बिजनेस और व्यापार करने में आसानी हो रही थी। तो इस तरीके से बिजनेस क्लास जो है वो इसको पसंद करता था, नेपोलियन को। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पीपल वर मिक्स्ड। हालांकि कुछ एरियाज़ में जहाँ पे जो फ्रांस ने जिन एरियाज़ को अपने कब्जे में जो है जीत के हासिल किया था, वहाँ के लोगों का, लोकल पीपल का थोड़ा सा रिएक्शन क्या था? मिक्स्ड था। कुछ आज़ादी को तो पसंद कर रहे थे, लेकिन कुछ तमाम बातें थी जो अब मिक्स्ड रिएक्शन देने के लिए लोगों को मजबूर कर दे रही थी। वो बातें क्या थी? पहली बात तो जैसे कुछ और जगहों पे फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी इन मेनी प्लेसेस। मतलब तमाम जगहों पे तो उनको जो है आज़ादी का दूत मान लिया गया कि अरे भैया जो है तो ये लोग आज़ादी लेके आए हमारे लिए। सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वार्सो। इन जगहों पे तो फ्रेंच आर्मीज का स्वागत तक कर दिया गया कि चलो आओ, हमारे यहाँ के लोग, जो हमारा राजा था एकदम खड़ूस था, बहुत अच्छा हुआ कि आप कब्जा कर लिए, मज़ा आ गया, है ना। मतलब इस तरीके से स्वागत वागत भी होने लगा। But soon the initial enthusiasm turned into hostility due to increased taxation, censorship, forced
conscription into the French army is required to conquer the rest of the यूरोप। लेकिन ये जो पूरा इंथुसिज्म था, पूरा जो लोगों का उत्साह था, बहुत जल्दी ही शत्रुता में बदल गया। बहुत जल्दी ही लोग नेपोलियन बोनापार्ट से नफरत करने लगे। कारण क्या था? टैक्स बढ़ा दिया था भाई ने। दूसरा सेंसरशिप, मतलब कोई भी काम करना है तो जो है पहले राजा की परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। फिर फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, लोगों को ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती कर लेता था। इसलिए कि चलो जो है अब फ्रांस का जो मकसद है पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लेना है ना, पूरा इलाका हमारे कब्जे में होना चाहिए। इस तरीके का जो उसकी फीलिंग थी बेचारे की, वो उसकी वजह से क्या हुआ, जनता थोड़ा सा टेंशन में आ गई कि भैया ये ठीक नहीं कर रहे हो, है ना। ज़बरदस्ती हमको, हमारा मन कहे तो हम आर्मी में भर्ती हों, हमारा मन कहे तो हम ज्वाइन करें, हमारा मन कहे ना ज्वाइन करें। तो ये जो कर रहे हैं आप वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जनता क्या हुआ, थोड़ा सा जो है अब नेपोलियन बोनापार्ट से एक तरीके से मतलब अलग भावना भी रखने लगी। वो जो है ज़्यादा नहीं कर रही थी, ठीक है। तो अब ये सब थी जो है बातें। और फिर उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट की जो है भाई साहब की क्या नाम है, पहले लिप्जिग की लड़ाई में जो है कुछ मामला होता है, हार जाता है। फिर उसके बाद वाटरलू की लड़ाई में बेचारा 1815 में जो है वो बहुत बुरी तरीके से हार होती है। फिर उसके बाद सारी टेरिटरीज जो उसने कब्जा की थी वो फिर से धीरे धीरे वापस चली जाती हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जैसे हीरो जैसी एंट्री होती है, बाद में वैसे ही बेचारा विलन जैसा मारा भी जाता है और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो ये तो थी नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। आगे हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की जो है नींव पड़ती है, किस तरीके से पूरे यूरोप में लोग अपने आप को एक राष्ट्रवादी सोच के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। तो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। पढ़ाई में लीजिए, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।